हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के एक और नए वीडियो में। इस चैनल में आप लोगों को इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस इन चारों सब्जेक्ट्स की क्लास 9th एंड 10th की डिटेल्ड वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगी। और अब हम वीडियो अपनी शुरू करें, तो वीडियो शुरू करते हैं अब। दोस्तों, मेरा नाम रॉबिन है। मेरे को पिछले 14 सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आई एम कैरिंग मोर देन 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंग्लिश, सॉरी, इन साइंस एंड एसएसटी एंड इन क्लास 11 एंड 12th आईबी एंड सीएस। तो मैं पिछले 14 सालों से यही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कुछ एक्सपर्टीज़ है इसमें। मैं आप लोगों को क्लास 10th की एसएसटी की वीडियोस दूंगा। मैं आप लोगों को क्लास 10th की एसएसटी के कुछ चैप्टर्स के बारे में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, इन वीडियोस में, कि इन चैप्टर्स के अंदर है क्या, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो शुरू करें चैप्टर को। तो हमारा जो लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखी होगी, वो लास्ट वीडियो जो थी, दैट इज स्टिल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, तो मैं क्विक ब्रीफ कर देता हूँ, दोबारा से आपको थोड़ा सा रिवीजन में डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पढ़ रहे थे। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीपल टाइप्स। तो मल्टीपल टाइप्स होते हैं जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बेसिस पे होती है, आप लोगों के साइज के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो ये सारा हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट डज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एंड व्हाट बेसिकली इट कैरीज। तो मैंने आपको समझाया था कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो लोग जो काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल पा रहा, डिस्पाइट देयर हैविंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स। उनके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स भी हैं, वो उसके बारे में स्टडी भी कर चुके हैं, वो केपेबल हैं कि वो काम करें, पर उनको काम नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बताया था, जिसके बारे में मैंने आपको ये समझाया था कि ये वो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसके अंदर हम दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम पे काम कर रहे हैं, बट इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ उतने लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लेबर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पर एट दी एंड हमें पता लगता है कि इतनी लेबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी और इतनी ज़्यादा लेबर के लोगों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट आर द वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टीचर्स की जॉब बना सकते हैं, हम उसके अंदर जो है टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जो है गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में लगी हुई है। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिसको SEZ कहते हैं, एरियाज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो और वहाँ के गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो गवर्नमेंट आपको कुछ सालों के लिए वहाँ पे टैक्स की रिबेट दे देती है, कुछ सालों के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिबेट दे देती है, पानी की रिबेट दे देती है। और ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेके जा रहे हो और वहाँ पे बाय हुक और बाय क्रूक वहाँ पे एक तरीके से डेवलपमेंट भी आप लोगों के पीछे पीछे, उन इंडस्ट्रीज के पीछे पीछे वहाँ जाती है। ऑब्वियसली बात है, ये हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर मैं आपको छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। अगर एक इंडस्ट्री वहाँ सेटअप हो रही है तो बहुत चीज़ें होती हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन कच्ची सड़कों पे तो होगा नहीं, वहाँ पे पक्की सड़कें बनानी पड़ेंगी, और पक्की सड़क बनाने से पहले उनको वाटर सीवरेज की भी पूरी पाइपलाइन चाहिए, तो वहाँ पे वाटर सीवरेज की भी पाइपलाइन डलेंगी, वाटर लेवल की भी पाइपलाइन डलेंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी प्रॉपर रखी जाएगी, वहाँ पे जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा करा जाएगा, वहाँ पे फिर लोग माइग्रेट करेंगे, तो इन शॉर्ट वहाँ पे डेवलपमेंट आने लग जाती है। तो गवर्नमेंट इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। टूरिज्म तो खैर इंडिया का एक बहुत अच्छा पार्ट है। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका, केरला, गोवा, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों पे लोग जाते हैं। हिमाचल जाते हैं लोग हिल स्टेशन देखने के लिए, लोग जॉर्जिला पास करने चले जाते हैं, लोग हमटा पास जाते हैं, है ना। ये टूरिस्ट प्लेसेस है। जिसको नहीं पता, जॉर्जिला पास और हमटा पास ये बहुत ऊपर ऊपर के पास है। जॉर्जिला पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड एवर मेड, वो आज तक की है। तो
आप लोगों ने काफ़ी व्लॉग्स में उसका नाम सुना होगा, जॉर्जिला पास। जॉर्जिला पास वो बहुत ऊपर है, जॉर्जिला पास, हमटा पास ही बहुत ऊपर है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे, अब ये टूरिज्म है, पर यार देखो ऑन अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं, ऑन अ ट्रूथ बेसिस, तो इंडिया में टूरिज्म को बहुत अच्छे से नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि इंडिया में हम लोग जो है, हम लोग खुद ही टूरिस्ट को डराते हैं। दे आर मल्टीपल इंस्टेंसेस, बहुत इंस्टेंसेस हैं ऐसे जिसमें ऐसा होता है कि टूरिस्ट इंडिया आते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना बैड होता है कि वो अपने बैड एक्सपीरियंसेस को वीडियो यूट्यूब पे, जिसपे आप ये वीडियोस भी देख पा रहे हो, अपने यूट्यूब चैनल्स पे पोस्ट कर देते हैं और फिर नीचे कमेंट लिख देते हैं, डू नॉट विजिट इंडिया अगेन। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही उनको लेके ऑब्सेस्ड है। खैर वो एक अलग चीज़ है, पर ये है जिस वजह से इंडिया का टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। पर अगर ये अफेक्ट ना करे तो वी कैन क्रिएट मोर देन 35 लाख जॉब्स इन आवर कंट्री। तो ये खुद मिला जुला के भी 1 मिलियन जॉब्स तो हम यहीं पे बना, 1 मिलियन से भी ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन से भी ज़्यादा हम जॉब्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट ड्यू टू आवर लैक ऑफ सिविक सेंस, ड्यू टू आवर लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा हो ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया था, जो एक शॉर्ट टर्म प्लान था जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर्स रखे गए थे, काफ़ी मेजर्स है जिसके अंदर के भैया हम लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करेंगे, पर अगर वो 100 दिन का रोजगार उनको नहीं मिल पाता तो हम उनको पर मंथ कुछ पैसा देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी जो है बीच में बंद कर दी गई थी, पर अब ड्यू टू इमेंस प्रेशर ये दोबारा से शुरू करी गई है। तो ऐसा भी हुआ था। मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इफ द गवर्नमेंट फेल्स इट इज ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, कि भैया लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। तो ये भी बात हमने पढ़ी थी इसमें। तो अब हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आगे शुरू करते हुए हमारी वीडियो का जो अगला पॉइंट है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता क्या है? देखो, ऑर्गेनाइज नाम से पता लग रहा है जो वेल ऑर्गेनाइज होता है, जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। एक उनके पास एक सेट रूल है, एक सेट वे है कि वो उसमें कैसे काम करें, कितने बजे जाएं, कितने बजे आएं, उनके परफेक्ट रूल्स एंड लॉज होते हैं जो जिससे कि उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करती है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पापा मम्मी अगर जॉब करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी एमएनसी में जॉब करते होंगे, है ना। अब जब वो एमएनसी में जॉब करते हैं तो जॉब करना इतना आसान नहीं है। उनकी एक शिफ्ट की टाइमिंग है, दैट इज कोई भी हो सकती है, बट वो 8 आवर्स प्रोडक्शन और 1 आवर ब्रेक होती है, दैट इज 9 आवर्स। इंडिया में हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको मैक्सिमम इतने घंटे ही काम करना है। पीछे वो न्यूज़ सुनी होगी ना आप लोगों ने, एलएनटी का नाम सुना है? एलएनटी, इस कंपनी का नाम सुना है? लार्सन एंड ट्यूब्रोन। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज इन इंडिया है। लोग मरते हैं इस एमएनसीज में काम करने के लिए, पता नहीं क्यों। पर ये एमएनसी के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि एक इंसान को पर वीक 90 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन करना चाहिए। तो आपको पता 90 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ वीक कितना होता है? 90 आवर्स को अगर मैं 90 को डिवाइड कर देता हूँ 7 से, जिसमें हम एक भी ऑफ नहीं ले रहे, तो तब भी ये कुछ 12 घंटे से ऊपर जाएगा। और अगर मैं इसमें एक छुट्टी इंक्लूड कर देता हूँ, 6 दिन का काम करते हैं, तो इसका मतलब वो 15 घंटे जाएगा। एलएनटी के चेयरमैन का कहना है कि एक इंसान को 15 घंटे दिन में काम करना चाहिए, 90 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। बिल्कुल उल्टा जो कि न्यूजीलैंड, यूएस, स्विट्जरलैंड, इन सब कंट्रीज में होता है। इन सब कंट्रीज में दे हैव देयर पर्टिकुलर लॉज कि अगर आप कंपनी के काम करके अपनी शिफ्ट पूरी करके घर जा रहे हो तो आपका मैनेजर आपको कॉल नहीं कर सकता, आपको कोई काम नहीं दे सकता आफ्टर शिफ्ट आवर्स। आपको जो काम करना है वो स्ट्रिक्टली 8 घंटे का ही करना है। 8 घंटे का मतलब 7 घंटे काम, 1 घंटा ब्रेक। आपके पास अपनी पर्सनल फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए, वो ऐसा कुछ सोचते हैं। बट इंडिया में तो भैया आपके सामने है क्या कर रहे हैं हम लोग। हमें कहा जा रहा है कि 15 घंटे काम करो।
तो कौन करेगा 15 घंटे? आप करोगे 15 घंटे काम? कोई नहीं करता। पर चलो कोई नहीं, दैट वॉज एन ओरिजिनल एग्जाम्पल, दैट वॉज एन एग्जाम्पल सेट बाय आर वेरी बिग एमएनसीज। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का टाइम सेट है कि मतलब अगर आपने 9 घंटे की प्रोडक्शन देनी है या 8 घंटे की प्रोडक्शन देनी है तो उसके अंदर आप 8 घंटे की प्रोडक्शन दोगे, 1 घंटा ब्रेक लोगे, है ना। एक सेट टाइम है, आपको बोला गया अगर आपके नोट, आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऑफर लेटर है, जो ऑफर लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि आपको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना है और 2 दिन वीक ऑफ मिलेगा, तो वही होगा, 5 दिन काम होगा और 2 दिन वीक ऑफ होगा। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, जिसमें आप भी साइन करोगे, आपकी कंपनी का चेयरमैन भी साइन करता है और आपकी कंपनी के लोग भी साइन करते हैं। ये ऑटोमेटिकली साइंड एग्रीमेंट होता है बिटवीन यू एंड द कंपनी। तो ये इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे सब कुछ ऑर्गेनाइज है। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? दुकानें है ना, दुकानें, लाला की दुकानें, आपके घर के आसपास किराने की दुकानें होंगी। तो किराने की दुकानों में क्या होता है? किराने की दुकानों में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें किसी की दुकान पे कोई सामान लेने गए, तो ना उसकी दुकान का खुलने का टाइम है ना उसकी दुकान का बंद होने का टाइम है। मतलब वो सुबह 9 बजे दुकान खोल रहा है, तो हो सकता है कि वो रात को 8 बजे बंद करे, हो सकता है वो रात को 10 बजे बंद करे, और अगर दिवाली होली का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, तो रात को दुकान 12-12 1-1 बजे तक खुली हुई है। तो यहाँ पे लोग जो है उस दुकान पे वो काम कर रहे हैं ना, उनको तो नहीं ऐसा बोला गया था कि हम आपसे 9 घंटे ही काम लेंगे। उन्होंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करा, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं साइन हुआ, कोई ऑफर लेटर ही नहीं साइन हुआ। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सिर्फ मैंने एक रख दी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप, आपकी मम्मी, आपके पापा, आप तीनों या आपके आपके जो से आपके इमीडिएट ब्रदर्स हैं, रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो आपके मम्मी, आपके पापा, आप सब लोग कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर होते हो। भगवान ना करे आपको कभी हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपके घर में से आपके मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाए, तो जो कंपनी है वही सारे एक्सपेंसेस बेयर करती है इंश्योरेंस करवा के। आपके इंश्योरेंस होती है तो इंश्योरेंस सब करवाते हैं, इंश्योरेंस सारी बेयर करती है। बट क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है? नहीं होता। भगवान ना करे अगर कोई लड़का सीढ़ी पे चढ़ के काम कर रहा था और वो सीढ़ी से नीचे गिर गया, उसका सिर फट गया, और जब सिर फटा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो क्या दुकानदार उसका खर्चा देगा? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हिज कॉन्शियसनेस। वो उसके कॉन्शियस पे डिपेंड करेगा। अगर वो चाहेगा तो वो उसको खर्चा देगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो वो उसको खर्चा नहीं देगा। वो कहेगा भाई जा, तू खुद गिरा है, मेरी क्या गलती है इसमें, तू करे जो करे, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। आई होप सो कि इतना आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड बाय दी गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो द रूल्स। अब गवर्नमेंट के अंदर कहाँ आती है? डिफरेंट लॉज होते हैं, बट ये जो आती है ये कंपनीज एक्ट के अंदर आती है। कंपनीज एक्ट नाम का एक एक्ट है जो अभी हाल फिलहाल ही में दोबारा से बनाया गया था, और कंपनीज एक्ट के अंदर ही ये लोग आते हैं। ठीक है, सारी कंपनीज जो भी रजिस्टर्ड है। दूसरा, जो वर्कर्स हैं इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, मतलब ये कैन बी फायर विदाउट प्रायर रीजंस। आपको कंपनी ऐसे ही नहीं निकाल सकती, देयर आर रूल्स। अगर आप एक कंपनी में हो और कंपनी ने आपको आपकी जॉब से निकालना है, तो वहां पे कंपनी को आपको एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि हम आपको आपकी जॉब से क्यों निकालने हैं। प्लस अगर वो वॉलेंटरी है, अगर वो वॉलेंटरी रिजाइन डला रही है, तो नोटिस पीरियड की जितनी सैलरी होती है, अगर वो 2 मंथ्स की सैलरी है, तो वो इन एडवांस दी जाती है। अगर वो कहते हैं वॉलेंटरली रिजाइन डाल दो, हम अभी से अभी आपको उसका वो रिजाइन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कंपनी आपको 2 महीने 3 महीने जितने का भी नोटिस पीरियड होता है ना, उसकी सैलरी आपको प्रोवाइड करती है उसी मोमेंट। तीसरा, अगर आप 5 साल से ऊपर एक कंपनी में टिक जाते हो और 5 साल से ऊपर एक कंपनी में काम करते हो, तो आप ग्रेचुटी के लिए भी केपेबल हो, आप ग्रेचुटी भी क्लेम कर सकते हो। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी 2 टाइम्स बेसिक। 2 टाइम्स बेसिक मतलब जो आपके पापा की बेसिक सैलरी है ना, उसका 2 टाइम्स होता है, वो डबल। तो वो भी आप उसके लिए भी एंटाइटलमेंट में हो।
तो ये सब चीजें आपको एक कंपनी तब देती है जब वो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि वो फिर बाउंडेड है ना बाय द लॉ। उन्हें लॉ में लिखा गया है कि अगर 5 साल से ऊपर एक एम्प्लॉय आपको देगा तो उसको आपको ग्रेचुटी देना पड़ेगा। आपको अगर वॉलंटरी रिजाइन करवाते हो तो टर्मिनेशन पे आप लोगों को उसको 2 महीने की सैलरी एडवांस देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही किसी को बिना किसी नोटिस के नहीं निकाल सकते। आफ्टर ऑल एक बंदे का अधिकार है कि उसको टाइम लगेगा नई जॉब ढूंढने में, तो उसको 2 महीने या 1 महीने का नोटिस दिया जाए। ये सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। और दूसरा ऑफिस का गुड वर्किंग कंडीशन होती है और सेफ एनवायरनमेंट होता है। यार ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। आप अगर किसी एमएनसी में जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा एक्सेंचर जैसी कंपनी में काम करता तो आप कभी अगर एक्सेंचर जाओ सेक्टर 21 गुड़गांव में, तो वहाँ जाके जब आप देखोगे तो एक्सेंचर के अंदर उस कैंपस में ही आपको स्टारबक्स मिल जाएगा, मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा, डोमिनोज मिल जाएगा, आपको उस कैंपस में आर्चीज मिल जाएगा, उस कैंपस में आपको पापा जोन्स मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा, और क्या वहाँ पे, हाँ और वहाँ पे केरला कैफ़े है, वहाँ पे कर्नाटका कैफ़े वो भी है वहाँ पे 24/7 भी। ये कैंपस के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, ये जो ऑफिस है ना उसके अंदर है ये सब कुछ। और हर अलग बिल्डिंग के अलग फ्लोर पे अलग टाइप की कैंटीन है। एक फ्लोर पे ऐसी कैंटीन है जहाँ पे 5 स्टार्स का खाना मिलता है, एक फ्लोर पे ऐसी कैंटीन है जहाँ पे सारे कॉन्टिनेंटल्स ही मिलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट कैंटीन्स। तो वहाँ का गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होता है और सेफ एनवायरनमेंट होता है। तीसरा, यहाँ पे लोग जो उनका फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क आवर्स होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ, और वो ओवर टाइम अगर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मिलता है। उनको लीव मिलती है जो पेड लीव्स होती हैं, पेमेंट मिलती है ड्यूरिंग हॉलीडेज, और उनका पीएफ वगैरह भी कटता है। व्हाट इज पीएफ? पीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम होती है जो आधा आपके एम्प्लॉयर से कटता है और आधा आपकी जेब से कटता है। बेसिकली वो दोनों ही आपकी जेब से कटते हैं। 1800 रुपये कटते हैं आपसे। अगर आपकी बेसिक जो है वो 20-21 हज़ार है तो 1800 मतलब 2% ऑफ बेसिक होता है, ये 2 या 5% ऑफ बेसिक होता है जो कि ये कटता है आपकी सैलरी से। अब ये कटता क्यों है? ये एक टाइप की साइड सेविंग्स है जो गवर्नमेंट फंड में है, नॉन टैक्सेबल होती है। इंटरेस्ट इस पर अच्छा मिल जाता है, 7.5 से 8% इंटरेस्ट मिलता है, और ये आपके बुरे वक्त में आपका काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी भी यूज़ नहीं करी, आपने कभी भी नहीं निकाली, पीएफ कट्टा होने दो 10 साल, और 10 साल के बाद आप निकालोगे मुझे मकान बनवाना है, तो मकान खरीदने के पैसे ऑलरेडी उसके अंदर होंगे, कम से कम ना करते 30 लाख तो उसके अंदर जुड़ जाते हैं। क्योंकि हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है तो पीएफ का अमाउंट भी बढ़ जाता है। जितनी सैलरी उतना ज़्यादा पीएफ का अमाउंट। और आपको पेड लीव्स मिलती हैं जिसमें सिक लीव्स होती हैं। आप बीमार हो तो आप लोग बीमारी में सिक लीव ले सकते हो। अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं। ये सारी पेड है। और अगर एक जो मेल है वो है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसका बच्चा और बच्चा हो जाता है तो पैटर्निटी लीव मिलती है उसको। फिर आपकी कैजुअल होती हैं, कैजुअल लीव्स मिलती हैं आप लोगों को। आपकी ये सारी की सारी लीव्स होती हैं जो आपको मिलती हैं, जो पेड लीव्स के अंडर आती हैं। आपकी जो कंपनी है वो आपको इसका पैसा देगी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के ये फायदे होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी आती है? जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बैंक्स हो गए, एमएनसीज हो गए, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर से एकदम उल्टा होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट और रूल्स एंड रेगुलेशंस वो वायलेट करते हैं। मतलब अगर हमारे को वहां पे सेट, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना लाला की दुकान का, वहां पे आप सुबह 9 बजे तो चले जाओगे, आने का कोई टाइम नहीं है। काम नहीं है तो 7 बजे चले जाओ, काम है तो भैया 12 बजे तक रुकना पड़ेगा, और कोई पैसा नहीं है, उतने ही देंगे जितने आपको देने चाहिए। खुश हो गया तो 100 रुपये बख्शीश दे देगा, उसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ। वर्कर जो है उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी लात मार कर उनको निकाला जा सकता है। एंड डू नॉट गेट पेंशन व्हेन दे आर रिटायर्ड। लोग कभी कभी वर्क करते हैं डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट्स विदाउट एनी सेफ इक्विपमेंट, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। यहाँ पे लोग जो उनके पास फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते और कोई भी एक्स्ट्रा उनको ओवर टाइम का नहीं मिलता, कोई पेड लीव, हॉलीडेज या लीव नहीं है। अगर आप बीमार हो रहे हो तो आपकी सैलरी से पैसा कटेगा, अगर आपकी तबीयत खराब है आपकी सैलरी से पैसा कटेगा, चाहे कुछ भी हो रहा है। आपके घर में कोई मर गया और आपने नहीं आना तब भी पैसा कटेगा। ये सारा डिपेंड करता है जो दुकानदार है उसकी कॉन्शियसनेस पे कि उसकी कॉन्शियस क्या अलाउ करती है।
अगर उसकी कॉन्शियस अलाउ करती है कि नहीं मैं पैसा ना काटूं, तो वो नहीं काटेगा। और अगर उसकी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती, वो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा लालची है, तो वो भैया पैसा काटेगा, उसको काटने का मौका चाहिए पैसे को, वो काटेगा। तो ये होता है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम में आएगा, तो ये आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया तो नीचे दिए गए जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको थोड़ा मारो, उसको बॉम्ब मार दो, कुछ भी कर दो। मैं हर बार कहता हूँ पबजी का स्कार है लेके उसको छर्री कर दो और उसको सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर नहीं लगी तो ये भी बताना है कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। और इसके साथ आप लोगों ने ये भी करना है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।